हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू हो रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और 10th में तो ये आपके चैप्टर है ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इस शब्द को ही समझना पड़ेगा कि जो प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों संभावना, पॉसिबिलिटी। यानी कि कोई भी इवेंट जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी उसकी होने की संभावना कितनी है, उसका पॉसिबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये इसके मायने हो गई, इसकी मीनिंग हो गई। बाकी शुरुआत करते हैं। और इसमें फॉर्मूले कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझने के हिसाब से चैप्टर काफ़ी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो फॉर्मूला तो एक ही लिखूंगा मैं। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें भी फॉर्मूले दे रखे हैं। तो फॉर्मूले तो अलग अलग स्टाइल में लिखे जाते हैं, बाकी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझने और समझाने के लिए ये फॉर्मूला है। अब P का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी है। F का मतलब यहाँ पे हम फेवरेबल बोल सकते हैं। अब फेवरेबल मतलब क्या है कि जो आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी उसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल इवेंट। ऐसे बोल सकते हैं पूरा, नंबर ऑफ आउटकम्स टू फेवरेबल इवेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में उसे फेवरेबल कह सकते हैं। तो मैंने इसे एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। और टी का मतलब क्या है बच्चों? टोटल। इसका मतलब जितने भी टोटल आउटकम्स हैं वो तो सब नीचे लिखने हैं, और जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में जिसमें फेवरेबल कह रहा हूँ उसे ऊपर लिखना है। तो फॉर्मूला तो आपका सिर्फ ये एक है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 क्या है देखिएगा। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, उसमें जो एग्जाम्पल 1 दे रखा है वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और हमेशा की तरह क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं और डिटेल बनाऊंगा उसकी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। की प्रोबेबिलिटी बताइए हेड की। तो ऐसे लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? हेड की। H4 हेड। कोई सिक्का उछाला जा रहा है, कोइन उछाला जा रहा है। वैन ए कोइन इज टॉस वंस, जब एक कोइन को एक बार टॉस किया जाता है, एक बार उछाला जाता है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टेल आ जाए। बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक कोइन है, उसे एक बार उछाल दिया, एक बार टॉस कर दिया, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो हेड आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ और जो टेल आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये आपका क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, P इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। भले ही आपको समझ में ना आता हो ये चैप्टर, लेकिन इसको करने के बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा ये चैप्टर। पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ये हमने मेन फॉर्मूला लिख लिया। तो अब क्या निकालना है हमें? पहले हेड निकालना है, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने अभी क्या कहा था बच्चों? मैंने कहा था टी का मतलब क्या है? टोटल। जितने भी टोटल आउटकम्स हैं या टोटल इवेंट हैं वो सब आपको नीचे लिखनी है। तो जब आप एक सिक्का उछाल रहे हो तो उसमें टोटल क्या बन सकता है? टोटल बन सकता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये टोटल आउटकम्स हो गया आपके। जब आपने एक सिक्का उछाला, एक कॉइन को टॉस किया, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो टोटल आउटकम्स है बच्चों कितने हो गए आपके? 2 हो गए। तो इस टी की जगह आपको क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। ठीक है। और फेवरेबल का मतलब क्या बताया था कि जो चीज आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? हेड। तो हेड कितनी बार आ रहा है आपका? एक बार आ रहा है। तो ये आ गया आपका 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालिए। तो टोटल तो 2 ही रहेगा, और टेल भी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? एक बार। ये आंसर आ गया, ये टेल के लिए और ये हेड के लिए। ये प्रोबेबिलिटी आ गई है अगर आप एक कॉइन को एक बार उछालते हो। तो बात इतनी सी है कि जो टोटल आउटकम्स है वो नीचे लिखने हैं, और जो पूछा जाए उसके आउटकम्स आपको ऊपर लिखने हैं। इतनी बात अभी आप दिमाग में रख के चलिएगा। ये एग्जाम्पल 1 हो गया है आपका। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 2। उतारते रहो, समझते रहो। बाकी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपटीशन भी बहुत आता है। एग्जाम्पल 2 में क्या दे रखा है बच्चों? डिटेल बना रहा हूं। ए बैग कंटेन्स, एक बैग में बहुत सारी बॉल दे रखी हैं। रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है।
तो रिटेल बनाते हैं। एक बैग है, तो इसमें कह रहे हैं कि रेड बॉल्स भी हैं, ठीक, फिर ब्लू बॉल भी हैं, और क्या है, और येलो बॉल है, और एक एक ही है। एक तो रेड बॉल है, यहां से ऐसा हटा दूं, तो एक जो है रेड बॉल है, एक ही ब्लू बॉल है, और एक ही येलो बॉल है, इधर रखा है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सभी बॉल जो है सेम साइज की हैं। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल, अब कृतिका को एक बॉल निकालनी है इस बैग में से, विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना इसमें देखे। तो प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए येलो बॉल की, यानी कि पी वाई लिख दिया मैंने, ये निकालना है। सेकंड पार्ट में पूछ रखा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पी आर लिख लिया। उसके बाद है थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू बॉल की, तो ये ब्लू लिख दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप समझ लो एक बार, ठीक है। अभी बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, सब चीजें बहुत ही आराम से आपकी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों की, एक बैग में एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, और एक येलो बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब कृतिका नाम की कोई लड़की है उस बॉल को निकालेगी उसमें से, तो येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, इधर आ जाइए। फर्स्ट पार्ट, वही फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, येलो बॉल की। फॉर्मूला लिख लो एफ अपॉन टी। तो टी का मतलब क्या बताया था, टोटल। तो टोटल बॉल कितनी है, 1 2 3, 3 बॉल है। और फेवरेट का मतलब क्या बताया था, जो आपसे पूछा जाए। पूछा क्या गया है आपसे, येलो बॉल। तो येलो बॉल कितनी है, येलो बॉल है 1, तो ऊपर आ जाएगा 1/3। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड पार्ट क्या पूछा है, पी आर की प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, रेड बॉल की। तो फिर वही फॉर्मूला एफ अपॉन टी। तो टोटल तो इस बार भी 3 है, और रेड बॉल कितनी है, 1 ही है, तो इसका आंसर भी 1/3 आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की। फिर फॉर्मूला एफ अपॉन टी। तो टोटल तो 3 है, और ब्लू बॉल कितनी है, ये भी 1 है। तो तीनों आंसर निकल गए, और तीनों के आंसर क्या है, 1/3 1/3 1/3। तो ये भी जैसे एग्जाम्पल 1 था ऐसे ही था, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। करिए कॉपी से। चलिए जी आगे देखते हैं। चलिए जी आगे चले। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है, सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। अब डाई की बात आ रही है, डाई को थ्रो कर दिया। डाई क्या होती है, जिससे लूडो खेला जाता है ना, डाइस बोला जाता है, डाई बोला जाता है। तो सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, डाई को फेंक दिया, तो उसमें 1 से लेके 6 तक होते हैं ना, दाने बने होते हैं उसके ऊपर, उसकी बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि एक डाई को थ्रो कर दिया, और इसके भी इन्होंने 2 पार्ट पूछ रखे हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, की प्रोबेबिलिटी बताइए अगर नंबर
4 से ग्रेटर आ जाए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि उस डाई को फेंकने के बाद उस पे नंबर आएगा कोई ना कोई, तो वो नंबर जो है 4 से ग्रेटर आ जाए, 4 से बड़ा आ जाए, ये आपका है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर या तो 4 के बराबर आ जाए या 4 से छोटा आ जाए। लेस देन 4 और इक्वल टू असाइन भी दे रखा है, ये है आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, एक बार तो है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 4 से ग्रेटर आ जाए, और फिर बताना प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर जो है वो 4 के या तो छोटा हो या 4 के बराबर हो। लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने इस तरह से। अब इसे शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लिया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। तो P क्या चाहिए? ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 4 है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नीचे क्या आएगा? टोटल, और डाई में जो टोटल होते हैं बच्चों कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 डॉट बने होते हैं ना, 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, तो उसे क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। तो टोटल जो हो गए कितने हो गए? 6 हो गए। चलिए यहाँ 6 लिख दिया टी की जगह। और फेवरेबल का मतलब क्या होता है? जो पूछा जाए, तो पूछा क्या गया है? ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से ज्यादा आना चाहिए। तो 4 से ज्यादा तो 2 ही नंबर हैं, एक तो 5 है और एक 6 है ना। तो 2 हो गए ऊपर, तो 2 लिख दिया ऊपर, इनकी कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया है 1/3 फर्स्ट पार्ट का। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लेस देन और इक्वल टू 4, या तो लेस हो 4 से या 4 से कम हो, लेस देन और इक्वल टू 4 हो। तो फिर फॉर्मूला लिख लीजिए, एफ अपॉन टी। तो टोटल तो 6 ही है। ठीक है, अब 4 के इक्वल हो या 4 से लेस हो, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। या तो 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 4 हो गए, इसे लिख लिया है ऊपर 4/6। इसकी कटिंग कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया है? 2/3 आ गया। ठीक है, तो एक तो आ गया है 1/3, एक आ गया है 2/3, और ये हो गया है आपका एग्जाम्पल 3। ठीक, करिएगा इसे। पहले एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं मैं ताकि सब चीजें आपकी हो जाएं, समझ में आ जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी आपकी। बीच बीच में कुछ फॉर्मूले भी आ रहे हैं, फॉर्मूले तो नहीं कह सकते, कंसेप्ट है, वो भी समझा दूंगा आपको। उसके बाद अगला एग्जाम्पल करने से पहले एक कंसेप्ट है वो समझा दूं पहले। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये हेडिंग दे रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, इसे समझिए, क्योंकि फिर जब क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा उसे फिर हम आसानी से कर पाएंगे। तो मतलब क्या है देखिएगा, मान लिया कोई इवेंट है ई, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पीई है। तो अगर मैं पीई बार लिख दूं, इसके ऊपर मैंने लाइन खींच दी, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं? बार बोल रहा हूं, है ना। ये भी कोई है इवेंट जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर वो इवेंट हो रही है, इसे मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ, आसान से शब्दों में ऐसे बता सकता हूँ कि कोई इवेंट अगर हो रही है, सपोज ऐसे लिख देता हूँ, अगर कोई इवेंट हैपनिंग हो रही है ना, हैपन हो रही है, तो आप उसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो अगर हैपन नहीं हो रही है, नॉट हैपनिंग, तो आप उसे पीई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ, जब क्वेश्चन में आएगा ना तो क्लू क्लियर हो जाएगा आपको। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर कोई इवेंट हो रही है
तो उसे आप पीई से रिप्रेजेंट कर लो, और कोई इवेंट नहीं हो रही है तो उसे पीई बार से रिप्रेजेंट कर लो। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर कोई इवेंट हैपनिंग हो जाएगी और वो हैपनिंग नहीं होगी तो इन दोनों का जो टोटल होगा बच्चों वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां भी ये काम आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या हुआ, तो इन दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कह दिया जाता है। एक तो हैपनिंग हो रही है, एक हैपनिंग नहीं हो रही है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे। जबकि एक को दूसरे को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे कोई पूछे कि भाई पीई बार क्या है, पीई का तो कॉम्प्लीमेंट है, या पीई क्या है, पीई बार का तो कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप दोनों को बोल रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोल दो, और एक को बोलोगे तो एक जो है दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और ये फॉर्मूला फ्यूचर के लिए याद रखना, ठीक है। यह है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉपी कर लो इसे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट भी एक कंसेप्ट ही है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या मतलब है इसका, कि कोई भी इवेंट है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा वो 0 से तो होगी ग्रेटर, और 1 से होगी हमेशा लेस देन। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन साथ साथ में प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ एक इक्वल निशान लगा हुआ है, और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी, लिख के दिखा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। इससे अलग आपका कोई भी आंसर इस चैप्टर में पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई कह दे कि प्रोबेबिलिटी 2 आ रही है, तो 2 आ ही नहीं सकती क्योंकि वो 1 से बड़ी है। या कोई कह दे कि प्रोबेबिलिटी -1 आ रही है, तो -1 भी नहीं आ सकती क्योंकि 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी पूरे चैप्टर में या तो 0 आएगी या 1 आएगी, या 0 और 1 के बीच में आएगी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर इन लिमिट से बाहर नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है, ठीक है। चलिए अब आया है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है इसे पढ़ लेते हैं पहले। 1 कार्ड इज ड्रॉ। अब ये कार्ड की बात हो रही है, जो कार्ड खेले जाते हैं, ताश खेले जाते हैं, उनकी बात हो रही है। कि कोई गड्डी है जिसे डेक बोल देते हैं, 52 कार्ड्स। अभी समझाऊंगा मैं कैसे कैसे पत्ते होते हैं, क्योंकि उनके समझने के बिना ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन को समझ लेता हूँ, क्वेश्चन को लिख देता हूँ। 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यानी कि 52 कार्ड्स की गड्डी है और उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है। 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 1 कार्ड ड्रॉ कर लिया, बाहर खींच लिया। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि जो खींचा गया पत्ता है वो एस होना चाहिए। एस को जनरली इक्का कह देते हैं, जो थोड़े बहुत ताश वाश के बारे में पता हो तो इसे हिंदी में इक्का कह देते हैं, इंग्लिश में इसे एस बोलते हैं। और सेकंड पार्ट में कहा गया है कि नॉट बी एन एस, ऐसे लिखा हुआ है, नॉट बी एन एस, मतलब इक्का नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले पार्ट में इक्का होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और दूसरे पार्ट में कहा है कि इक्का नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। करते हैं इस क्वेश्चन को। आज मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बोर्ड को छुड़ाने में भी लड़ाई से लड़नी पड़ रही है आज तो। और डस्टर तो काम ही नहीं करता बिल्कुल भी, इसलिए कपड़े से साफ करना पड़ता है। चलो बच्चों देखिए, अब पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला लिख लिया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। अब फिर वही बात, टोटल कितने कार्ड हैं, 52 कार्ड हैं, तो नीचे से टोटल आ गया, और ऊपर एफ की जाए क्या नहीं लिखते हैं, जो चीज पूछी जाती है। तो इसने कहा है कि एस की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे इसके कार्ड्स के बारे में बताना पड़ेगा, तो मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ अभी, इधर आ जाइए थोड़ा सा। टोटल कार्ड होते हैं बच्चों 52, ठीक है, जिसे डैक बोल देते हैं, डैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताशों की गड्डी। अब इसमें 4 पेयर होते हैं, 13 13 13 के, ऐसे। इसमें 2 तो होते हैं ब्लैक, ये पूरी नॉलेज दे रहा हूं मैं इसके बारे में आपको, क्योंकि जब नॉलेज हो जाएगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ये और इसके आगे के जो क्वेश्चन आएंगे सब पता होना चाहिए। तो 13 13 13 के 4 पेयर होते हैं इन 52 पत्तों में, जिनमें से 2 तो होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं रेड। अब एक ब्लैक पत्ता जो होता है उसे बोलते हैं स्पेड, दूसरा जो ब्लैक पत्ता होता है बच्चों उसे बोलते हैं क्लब, फिर जो रेड है इसे बोलते हैं डायमंड, और जो ये चौथा होता है इसे बोलते हैं हार्ट। ठीक है, यानी कि 13 पत्ते हो गए आपके स्पेड के, 13 पत्ते हो गए आपके क्लब के, 13 पत्ते हो गए आपके डायमंड के, और 13 पत्ते हो गए आपके हार्ट के। उसके बाद जो एस होता है ये 4 होते हैं, क्योंकि हर एक पत्ता एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से हो गया, तो टोटल एस कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब एक एस स्पेड का, एक एस क्लब का, एक एस डायमंड का, और एक एस हार्ट का, जिसमें 4 तो हो गए टोटल एस, जिसमें से 2 तो ब्लैक एस होंगे और 2 होंगे रेड एस। ठीक, इसी तरह से किंग भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगी, और जैक भी 4 होंगे, क्योंकि हर एक पत्ता 4 4 ही होगा ना। 13 4 जा 52, तभी तो पूरी गड्डी बनेगी। हमेशा 2 जैक काले, 2 जैक रेड, है ना, तो इस तरह से होगा हमेशा। अब एक टर्म आएगी इसमें आगे, फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है बच्चों जिन पे फेस बना होता है। तो फेस किस पे बना होगा, एक तो किंग पे बना होगा, किंग का फेस, एक क्वीन का फेस और एक जैक का। तो ये इन तीनों को ऐड कर दो तो कितने कार्ड हो गए, 12। तो कोई अगर आपसे पूछे कि पूरी गड्डी में, पूरे डेक में या पूरे पैक में कितने फेस कार्ड हैं, तो आपको बताना है कि फेस कार्ड होते हैं 12। ठीक है, चलिए ये हमने जानकारी ले ली कि वो जो डेक है, वो जो गड्डी है, उसमें कैसे कैसे पत्ते होते हैं। अब वापिस अपने क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट पार्ट था आपका कि एस निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो नीचे से मैंने टोटल पत्ते लिख लिए। अब एस के बारे में पूछा है, तो देखो एस कितने होते हैं, एस होते हैं 4, तो ऊपर लिख लिया हमने 4। इसी कटिंग कर दो, 4 1 जा 4, ये आ गया है 1/30। ये पहला आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, नॉट बी एन एस, कि एस नहीं होना चाहिए। फिर फॉर्मूला लिख लो, P इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। अब क्या कह रहे हैं कि जो भी पत्ता आप खींचोगे उसमें एस होना ही नहीं चाहिए, तो नीचे तो फिर वही टोटल आ जाएंगे, कितने, 52। अब 52 पत्तों में 4 तो एस हैं आपके, है ना, 4 तो एस हो गए, तो 48 पत्ते ऐसे बचे जो एस नहीं हो सकते, यानी कि 52 में से 4 माइनस कर लिया है। ध्यान से सुनो बात, नीचे तो टोटल ही आएगा, टोटल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर इस बार ये पूछा है कि एस नहीं होना चाहिए, तो एस कितने थे, 4 पत्ते थे, तो अगर मैं 52 में से 4 माइनस कर लूं तो 48 आ जाएगा। तो 48 वे पत्ते हुए
जिनमें एस नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर हमने लिख लिया 48। इसी कटिंग करो तो ये आ गया है 12/13। ठीक है, 1/13 और 12/13, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, ये उतारिए, फिर एक बात समझानी है आपको, समझाता हूं। चलिए जी, हो गया होगा, ये कर देता हूँ रब पहले। टाइम तो दे रहा हूँ मैं आपको सब, फिर भी अगर मान लो किसी का छूट जाए तो वीडियो आगे पीछे करके देख लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम दूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाने के ज्यादा। अब आंसर तो आपको आ गया है, लेकिन मुझे समझाना क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझाई थी, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को समझाने के बाद एक फॉर्मूला लिखा था, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लिखा था। फिर हमने ये समझा था कि जो E है ये तो है हैपनिंग द इवेंट, कि इवेंट हो रही है, और जो E बार था ये था नॉट हैपनिंग द इवेंट, कि इवेंट नहीं हो रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहूँ कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था कि एस की प्रोबेबिलिटी बताओ, और जो एस की प्रोबेबिलिटी आई थी हमारी वो 1/13 आई थी, तो मैं 1/13 को मान रहा हूँ PE, यानी कि हैपनिंग द इवेंट, कोई इवेंट हो रही है, एस निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। अब प्लस PE बार क्या होना चाहिए? नॉट हैपनिंग द इवेंट, मतलब एस नहीं निकलना चाहिए। इसमें तो एस निकला था, ये इसका उल्टा होगा, तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो एस नहीं निकलना चाहिए। तो सेकंड पार्ट यही तो था हमारा, नॉट बी एन एस, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 12/13। तो एक तरह से मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, LHS। इसे आप सोल्व करिए, एलसीएम आ गया 13, 12 और 1 13, 13 से 13 कट गया, आ गया 1, राइट हैंड साइड आ गई। तो जो आपका फॉर्मूला था ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ये वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला था कैसे काम करेगा। यानी कि अगर मान लिया हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है तो उसकी दूसरी निकाली जा सकती है। कैसे? जैसे मान लिया मुझे इसी क्वेश्चन से PE बार निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? 1 - PE लिख सकता हूँ इसे मैं, PE बार तो मैंने यहीं लिख लिया, 1 भी यहीं लिख लिया, और ये इधर आ क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखो PE कितना था? 1/13, इसका एलसीएम ले लो, तो 13 में से क्या? 12/13, देखो ये निकल गया PE बार, है ना? तो या तो आप ऐसा कर लो, या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, और करेंगे भी, आगे एग्जाम्पल आएंगे हम ऐसे करेंगे उन्हें। बाकी मैंने यही बता दिया कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। कर लीजिए, कॉपी ऐसे कर लीजिए। चलिए जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। देखिए एग्जाम्पल 5, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा, 2 प्लेयर हैं, एक संगीता है, एक है रेशमा। कह रहे हैं कि ये टेनिस मैच खेलते हैं, और इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, अगर संगीता विन कर जाए, ऐसे लिख देता हूँ SW,
संगीता अगर विनिंग कर जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों 0.62। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ अगर रेशमा विन कर जाए, RW। ठीक है, ये मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दोबारा से क्वेश्चन समझा दूं एक बार। दो प्लेयर हैं संगीता और रेशमा, दोनों जो है कोई टेनिस मैच खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर संगीता विन कर जाए, डब्ल्यू का मतलब विन, संगीता अगर जीत जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो है 0.62। तो अगर रेशमा विन करेगी, अगर रेशमा जीतेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म लिख ले रहे हैं पहले, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं देखिएगा, ये जो मैं इवेंट मान रहा हूं ये संगीता विन के मान रहा हूं, मतलब इसे PE मान रहा हूं। तो PE की वैल्यू 0.62 होगी, वो मैंने यहां रख दी। और PE बार निकालना है मुझे, पहले निकाल दूं फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे निकला। अब PE बार निकालो, तो PE बार यहीं रहने दो, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो PE बार इसमें से घटा दो, ये आ गया आपका 0.38 आ गया है, ये आ गया है आंसर। ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया। अब इसे समझ लीजिए कि कैसे आया है, और ये हमने थ्योरम जो लगाई है क्यों लगाई है। अभी मैंने कहा कि जो संगीता विन कर रही थी उसकी मैंने क्या मान लिया, PE मान लिया, यानी कि ये है संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होता है उसका उल्टा, नॉट हैपनिंग द इवेंट। अगर संगीता जीतने की ये है तो ये क्या होगी बच्चों, ये होगा संगीता के हारने की, है ना। लिख के दिखा दो थोड़ा सा, ये होगी संगीता अगर लूज कर जाए मैच को, SL। और अगर संगीता लॉस करेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। तो ये दोनों एक ही बात ना हो गई, समझे बात, नहीं समझे। ये संगीता के जीतने की है तो ये संगीता के हारने की हो जाएगी। अब इसे संगीता का हारना कह लो या रेशमा का विन करना कह लो, तो एक ही बात हुई। इस तरह से हमने इस थ्योरम से हमने डायरेक्ट कर दिया। और ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये जो हमारा आंसर आया है, या तो ये कह सकते हो कि संगीता मैच को हार गई, लॉस कर गई, या कह सकते हो रेशमा विन कर गई। ये एक ही तो बात हुई, और यही हमारा आंसर आ गया, और यही हमसे पूछा था। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को लगा सकते हो। करिए कॉपी। हो गया होगा। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल 6। यहाँ पे लिखा हुआ है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। एक सविता है, एक हमीदा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो अगर बर्थडे इनका डिफरेंट होगा, डिफरेंट बर्थडे मतलब इसका अलग दिन और इसका किसी अलग दिन। ठीक, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर इनका बर्थडे सेम बर्थडे होगा, यानी ये दोनों का एक ही दिन बर्थडे हो। ये दो पार्ट दे रखे हैं, और बैकग्राउंड में लिखा हुआ है इग्नोरिंग ए लीप ईयर, कि लीप ईयर को इग्नोर करना है, यानी कि लीप ईयर नहीं मानना है। क्योंकि अगर लीप ईयर मान लोगे तो फिर आंसर हो जाएंगे चेंज। वो क्यों होंगे भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। सविता और हमीदा दो फ्रेंड हैं, तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ फर्स्ट पार्ट में जिनका बर्थडे जो है अलग अलग दिन होना चाहिए।
सेकंड पार्ट में पूछा है कि इनका बर्थडे जो है सेम डेट को या सेम दिन को ही होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फॉर्मूला लिख लिया P इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। तो नीचे टोटल है। अब लीप ईयर नहीं है, तो जो लीप ईयर होता है बच्चों उसमें होते हैं 366 डेज, और जो लीप ईयर नहीं होता उसमें होते हैं 365 डेज। इसलिए यहाँ लिख के दिया है कि लीप ईयर को कंसीडर मत करो, कि लीप ईयर नहीं है मतलब एक तरह से। तो जब लीप ईयर नहीं है तो टोटल डेज कितने हो गए हैं 365। अगर ये कहता है कि लीप ईयर को कंसीडर करो तो 366 लेने पड़ते फिर हमें। तो टोटल डेज आ गए हैं 365। ये मैंने नीचे लिख लिया। अब एफ की जगह क्या रखूं? एफ की जगह ऑब्वियसली वो रखा जाता है जो पूछा जाता है। पूछा ये है डिफरेंट बर्थडे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं टोटल डेज में से 1 माइनस कर दूं तो ये आंसर, ये वैल्यू ऊपर रखनी चाहिए मुझे यहाँ पे। तो पहले रख देता हूं और आंसर चेक करता हूं पहले, तो फिर समझाता हूं क्यों। जी, ये तो आ रहा है आपका आंसर। अब इसे समझिए। फर्स्ट पार्ट में हमें है कि उनका जो बर्थडे है डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर उनका बर्थडे कोई सेम डेट को होगा, यानी कि दोनों का बर्थडे एक दिन होगा, तो अगर मैं 365 दिनों में से उस एक दिन को माइनस कर दूं जिस दिन उनका सेम बर्थडे होना है, तो हमारे पास कितने डेज आ गए 364 डेज आ गए। तो 364 डेज में बच्चों उनका जो बर्थडे है वो अलग अलग दिन किसी दिन भी हो सकता है, यानी कि सेम डे या सेम डेट को नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे 364 रखा है। और अगर आप सेकंड पार्ट निकालोगे तो उसका आंसर तो आपने मन मन में निकाल भी लिया होगा। टोटल डेज कितने हैं 365, और दोनों का बर्थडे सेम ही है, तो सेम तो एक ही तारीख पे तो हो सकता है, तो बस यहाँ बना जाएगा बस। ठीक है, तो ये इनके आंसर आ गए। करिए कॉपी। चलिए जी आगे देखिए। एग्जाम्पल 8 कर लेते हैं। बाकी जो 7 है वो भी ऐसे ही है, सब आप ट्राई करना। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहे हैं, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू। जो ब्लू बॉल है वो तो 3 है, 3 मार्बल्स दे रखे हैं बॉल की जगह इस बार। जो वाइट है वो दे रखे हैं 2, और जो रेड है वो दे रखे हैं 4। मतलब इतने मार्बल दे रखे हैं कि 3 तो हैं ब्लू, 2 हैं वाइट, 4 है रेड, और एक बॉक्स में रखे हुए हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉ एट रैंडम, तो एक मार्बल को निकाला जाता है उस बॉक्स में से। तो प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो मार्बल है वो वाइट होना चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है कि वो मार्बल ब्लू होना चाहिए, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है कि वो मार्बल रेड होना चाहिए। ठीक, ये 3 पार्ट इन्होंने पूछ रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ अलग नहीं है, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने करा था। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिख लिया P इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। तो T का मतलब क्या है टोटल। तो टोटल बॉल कितनी है 3 और 2 5 और 4 9, 9 बॉल है टोटल। तो नीचे तो 9 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में किससे पूछ रहे हैं, वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो वाइट बॉल कितनी है, वाइट बॉल है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 9। चलिए जी सेकंड पार्ट। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ब्लू की। तो फिर वही बात है, टोटल तो 9 ही है, और ब्लू कितनी है, ब्लू है 3, तो ऊपर 3 लिख दिया। ये कटिंग भी हो रही है, तो आंसर कितना आ गया है 1/3 आ गया है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड।
फिर फॉर्मूला एफ अपॉन टी, टोटल तो 9 ही है और रेड बॉल कितनी थी 4, कटिंग होती नहीं तो यही आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन था, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं था। करिए कॉपी। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई चीज स्पीड से नहीं समझाई जा रही। चलिए ठीक है बच्चों, इस पीरियड का टाइम हो गया है, क्योंकि वही एक पीरियड में 40-45 मिनट का रखता हूँ, ताकि आपको भी देखने में कुछ ज्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ही लेंथी हो गया है और इतना छोटा भी ना हो कि भाई बताया क्या था। तो 40-45 मिनट का एक पीरियड काफी होता है। ये आज इसका हमारा पहला पीरियड था प्रोबेबिलिटी का 10th क्लास के लिए। अब जल्दी सेकेंड पीरियड बनाऊंगा और जहां आज हम रुके हैं एग्जाम्पल 8 पे, उससे फिर हम आगे बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल रह रहे हैं इसके और फिर इसकी एक्सरसाइज भी, एक ही एक्सरसाइज है शायद, वो एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, चलिए बाकी आप देखते रहे, सुनते रहे, मजे करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।